हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 FW 2024 का 5वां सेट है। और इससे पहले भी हमने 2024 के बहुत सारे सेटों को सॉल्व किया है, जो कि प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। और इस सेट में हम उन प्रश्नों का जवाब छोड़ देंगे जो कि पीछे के सेटों में रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आप पीछे के सेटों को जरूर सॉल्व करें, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये इस सेट का पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हम सवाल नंबर 1 से आगे के सवाल लगाने की कोशिश करने वाले हैं। पहला सवाल है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसमें से कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का है वो हमें पता करना है। वैसे फेमस जो इसकी यूनिट है वो टेस्ला होती है, लेकिन इसमें नहीं है, वो तो हमें चेक करना है कौन सा है। सवाल नंबर 1 का पहला, यहाँ हम कोड डाल देते हैं 346, ये FW सेट है और ये उसका आज हम पहला पार्ट बना रहे हैं। तो सवाल में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक B की यूनिट। तो आपको वो सूत्र मालूम होना चाहिए जिसमें B आता हो। अब चूंकि इसमें हर एक जगह पे न्यूटन कॉमन हो जा रहा है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे सूत्र की जरूरत होगी जिसमें यानी बल यानी फोर्स का जरूर इसके अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ हो। तो हमें फोर्स के दो सूत्र मालूम है, एक होता है ILB और एक होता है QVB, साथ में साइन थीटा भी होता है, लेकिन यूनिट निकालने के लिए हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो दोनों से अगर आप निकालोगे तो सेम यूनिट आएगी B की। तो चलो हम ILB का सहारा लेते हैं। तो बल का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन, I का मात्रक होगा एम्पियर और L लंबाई है, इसका मात्रक होगा मीटर, और B समझ लो हम नहीं जानते हैं। तो B का मात्रक होगा न्यूटन बटे एम्पियर बटे मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन बटे एम्पियर, यानी एम्पियर पर ऋण 1 की घात, और बटे मीटर यानी मीटर पर ऋण 1 की घात। ये इसका जवाब बन जाएगा। तो विकल्प में हम खोजते हैं इसको। तो विकल्प में आपको मिलेगा न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, जो कि यहाँ आगे पीछे लिखा गया है, यानी ये इसका पहला वाला विकल्प सही है। अगला सवाल है पहले का दूसरा विकल्प या दूसरा खंड। यदि नाभिक एक एल्युमिनियम की नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है और परमाणु भार 27, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ 3.6 फर्मी, और एक और नाभिक है 52 टेल्यूरियम 125, इसकी त्रिज्या बतानी है। तो लगाने के दो तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हो, जिसमें से एक क्वांटम संख्या निकाल करके लगाया जाता है और एक नाभिक की रेडियस निकाल करके लगाई जाती है। तो यहाँ हम रेडियस के आधार पर सवाल लगाने वाले हैं। एक है 13 एल्युमिनियम 27, इसकी रेडियस इन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसको R1 मान लेते हैं, या RAL मान लो कि इन्होंने एल्युमिनियम की रेडियस दी हुई है 3.6 फर्मी। आप इसको फैराड मत समझ लेना, चलो हम यहाँ पे फर्मी लिख देते हैं। और हमें 52 टेल्यूरियम 125 इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो हम इसको RTE मान लेते हैं, यह हमें निकालना है। तो त्रिज्या का एक सूत्र होता है, वो होता है R0 कोष्टक में A⁴ जहाँ ये R0 एक कांस्टेंट है और A इसका परमाणु भार है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये R का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे TE बटे R एल्युमिनियम बराबर A। तो यहाँ पे हमने TE लिखा है, तो हम यहाँ पे भी टेल्यूरियम का ही लगाएंगे मास। तो टेल्यूरियम बटे एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर पावर 1/3 का। टेल्यूरियम का परमाणु भार यहाँ पे कितना है 125, और एल्यूमिनियम का है 13।
इस पे 1/3 की पावर 13 नहीं सॉरी यहाँ 27। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 125 और 27 का घनमूल, यानी 125 का 5 और 27 का 3, यानी टेल्यूरियम की त्रिज्या और एल्युमिनियम की त्रिज्या का अनुपात 5/3 है। यानी यहाँ से हम टेल्यूरियम की त्रिज्या निकालेंगे तो 5/3 गुणे 3.6, तो 5 से 36 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा, बटे में 3 यानी 3 छक 18, यानी टेल्यूरियम की जो रेडियस होगी वो होगी 6 फर्मी। ये इसका जवाब होने वाला है। तो यहाँ से इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है और विकल्प में हम इसको खोजते हैं। हालांकि आपको परीक्षा में विकल्प केवल लिखना है, उसका प्रोसेस नहीं लिखना होता है, लेकिन जवाब आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक प्रोसेस ना मालूम हो। तो देखते हैं 6 फर्मी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका दूसरा वाला विकल्प है। अगला सवाल है पहले का तीसरा खंड, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्न में से किस संरक्षण का नियम का पालन होता है। तो वो ऊर्जा संरक्षण की ही बात हमेशा करते हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अगला है किसी LCR परिपथ में VL, VR, VC और V0 क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध और संधारित्र हैं। स्रोत में लगे AC बोल्ट के पाठ्यांक हो, यहाँ पे पाठ्यांक इसमें से कौन होगा। जो ये V0 है, ये वोल्ट मीटर का है, तो इस V0 की वैल्यू क्या होगी। तो V0 का स्क्वायर होता है VL डिफरेंस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये जो चौथा है ये सही विकल्प है इसका। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राफ बनता है जिसमें से एक तरफ R होता है, एक तरफ VL होता है और एक तरफ VC। तो इन दोनों का डिफरेंस VL डिफरेंस VC जो जरूरत के हिसाब से बड़ा हो, और उसके बाद आप देखोगे दोनों 90 डिग्री पर होंगे तो रिजल्ट दोनों का स्क्वायर करके आएगा। तो पांचवा खंड है इसका, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम, N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, N1 बड़ा है N2 से। तो सवाल में यहाँ दिया है N1 माध्यम का अपवर्तनांक है और N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो अगर माध्यम का अपवर्तनांक बड़ा हो तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ पे दिया है N1 बड़ा है, यानी अवतल लेंस उत्तल जैसा दिखेगा। तो ये अवतल लेंस है, लेकिन यहाँ पे जो किरण का आरेख दिखाया गया, किरण आरेख, ये उत्तल जैसा है, यानी पहला वाला विकल्प इसका सही है। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं कि क्यों अपवर्तनांक बड़ा होने से माध्यम का नेचर चेंज हो जाता है, तो इसके लिए आप हमारे रे ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये इसका अगला सवाल है पहले का छठवां खंड, समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं L और 3L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। इसको लगाते हैं। तो ये है पहले का छठवां विकल्प, दोनों एक ही पदार्थ के, मतलब रो की वैल्यू दोनों में समान है। तो सूत्र होगा R1/R2, L1/L2 और A2/A1। एक की लंबाई L है तो दूसरे की लंबाई 3L है। अब जिसकी लंबाई L है तो उसका एरिया A1 है, तो A1 के लिए जो एरिया बनेगा वो L स्क्वायर होगा। क्योंकि ये घन आकार है तो जो घन होता है उसका जो मुंह होता है वो एक वर्ग के शेप का होता है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो L भुजा है तो उसका वर्ग L स्क्वायर। एक की साइड 3L है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 9L स्क्वायर होगा। तो सॉल्व कर लो, अगर L स्क्वायर सभी को काट के तो 3/1 बचेगा, यानी अनुपात 3 और 1 का आएगा। तो ये इसका पहला वाला विकल्प जो दिया है ये सही है। उसके बाद अगला है दूसरे का पहला खंड, इसमें I का मान निकालना है। तो जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट का योगफल बराबर होता है जंक्शन से निकलने वाली करंट। तो यहाँ जंक्शन की तरफ जा रहा है I, 6 और 3, इसी में लगा देते हैं।
I6 और 3 ये जंक्शन की तरफ जा रहा है और दो लोग बाहर निकल रहे हैं। 10 + 3 तो 3 से 3 कैंसिल और 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 आएगा, या फिर 6 3 9 इधर कर लो, 10 3 13, 9 में से ये 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 एम्पियर आएगा। ये इसका जवाब हो जाएगा। ये है दूसरे का पहला खंड। अगला सवाल है दूसरे का दूसरा खंड। लेंज का नियम क्या है, ये दूसरे का दूसरा है, और पीएन संधि में अवक्षय परत क्या है, ये उसका दूसरा है। तो इन दोनों का जवाब हमने पहले ही लिख रख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए आप इसका जवाब। पहला है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम ये होता है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाता है कि करंट बनने के बाद वो जिसकी वजह से बना है उसी का वो अपोज करने लगता है, उसी के वो विरोध में हो जाता है। ये लेंज का नियम है। उसके बाद अगला है अवक्षय परत के ऊपर कुछ बताना है। अवक्षय परत कैसे बनता है, तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ा लिख दिया, आपको इसमें से थोड़ी सी ही बात लिखनी है। कब बनता है अवक्षय परत, आप देख लीजिए। जब पीएन संधि में ऊष्मीय विक्षोभ होता है, मतलब जब पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल को आपस में मिक्स करते हैं तो मिलाते समय तुरंत हीट की वजह से उसमें पी टाइप के जो होते हैं कोटर वो एन में जाते हैं और एन के इलेक्ट्रॉन पी में जाने लगते हैं, तो जिससे विसरण होता है। वही चीज यहाँ पे हमने लिख रखी है। विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। एन टाइप क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के में जाते हैं और पी के कोटर जो होते हैं वो एन टाइप में जाने लगते हैं। विसरण के बाद आवेश वाहक आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं जिससे वो उदासीन हो जाते हैं। तो इस वजह से संधि के दोनों ओर एक बहुत पतली सी परत बन जाती है जिसमें आवेश वाहक होते ही नहीं, क्योंकि वो उदासीन हो चुके होते हैं। इसी परत को हम अवक्षय परत नाम देते हैं। और इसके अंदर जो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल का हमेशा अपोजिट साइड में ही तैयार होता है। तो वहाँ पे एक पोटेंशियल भी बनता है जिसे हम विभव प्राचीर वगैरह कहते हैं। तो उसके बारे में तो लिखना नहीं था, फिलहाल हमें अवक्षय परत के बारे में लिखनी है कि कैसे बनता है या फिर वो क्या होता है, ये उसका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं जो शायद एक आंकिक है और वो आंकिक ही है। दूसरे का चौथा खंड है। करड़ी 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात करो जबकि आपतन कोण 60 अंश है। तो करड़ी 3 अपवर्तनांक है, तो सिंपल सूत्र लगाना है। ये एन का जो सूत्र होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। ये है दूसरे का चौथा। तो एन की वैल्यू है √3 और इसमें अपवर्तन कोण निकालना है यानी आर की वैल्यू, और आई का मान इन्होंने 60 दिया तो ये हो जाएगा साइन 60 बटे साइन आर। साइन 60 का मान करड़ी 3 बटे 2 बटे में साइन आर, तो करड़ी 3 से करड़ी 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर 1 बटे 2 जो कि है साइन 30 की वैल्यू, यानी आर का मान होगा 30 अंश। यही इसका जवाब होगा। तो इस सवाल के हिसाब से जो अपवर्तन कोण का मान होगा वो 30 अंश का होगा। अगला सवाल है तीसरे का छठवां खंड। अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों के मुख्य अंतर क्या है। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वो किसी चुंबक की तरफ जाता है तो बहुत कम आकर्षित होता है, लेकिन लौहचुंबकीय पदार्थ काफी तेजी से आकर्षित होता है। या फिर कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1-2 के बीच में होती है, जबकि लौह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से काफी अधिक होती है। बाकी इस पे पूरा पीछे के सेट में अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पर एक पूरी टॉपिक पर पूरा का पूरा वीडियो आपको पीछे के सेट में मिलेगा, और हो सकता है वो आगे 6 और 7 के सेट में भी हो, जिसको कि पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। उसके बाद अगला है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। तो इसका जवाब भी लिखा जा चुका है, यहाँ पे देख लीजिए कि जब दो परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति को बाधित या प्रभावित करने लगता है और ऊर्जा स्तरों का विभाजन होने लगता है, क्योंकि दोनों परमाणु इस स्थिति में एक तंत्र बना लेते हैं। और पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही तंत्र के दो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान नहीं हो सकते। परमाणुओं के बीच की दूरी कम होने पर सर्वप्रथम सबसे बाहरी कक्षा से संबद्ध ऊर्जा स्तरों का विभाजन होता है, और विभाजन का यह क्रम
अंदर के स्तरों की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार ऊर्जा स्तरों के विभाजन से ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है। यह है सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट और ये उसका जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको अपने कॉपी में लिख भी सकते हो। उसके बाद जो इसमें अगला सवाल है वो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकला। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वो ये था कि नाभिक ये परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये उनका एक निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष ये था कि परमाणु में एक छोटे से जगह में एक ठोस चीज होती है जिसे नाभिक कहते हैं और नाभिक का नेचर धनात्मक होता है और उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संगत दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तो दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। तो लैम्डा प्रोटॉन, इसका सूत्र होगा h/√2 m प्रोटॉन और k प्रोटॉन। और एक न्यूट्रॉन है तो उसको हम n से लिख देते हैं h/√2 m न्यूट्रॉन और k न्यूट्रॉन। यानी ये न्यूट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है। अब यहाँ पे सवाल में कहा दोनों की दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य बराबर है। तो सवाल में ही दिया प्रोटॉन की दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य बराबर है न्यूट्रॉन की, यानी h/√2 mp/kp ये बराबर है h/√2 mn/kn। तो अगर बराबर है यहाँ पे तो ये h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस सीधा सीधा मतलब ये हो गया mp/kp बराबर हो गया mn/kn, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो करड़ी वगैरह सब गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें पूछा हुआ है दोनों में से गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी। तो यहाँ पे आप देखो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो इसको चाहे तो आप kp/kn करके समझ लो, ये होगा mn/mp ऐसे समझ लो, या फिर यहीं से हम आपको निष्कर्ष समझा देते हैं। जो ये mn ये जो है न्यूट्रॉन का वजन ज़्यादा होता है। अब चूंकि दोनों समीकरण बैलेंस हैं तो अगर न्यूट्रॉन का वजन ज़्यादा है मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कम होनी चाहिए, और प्रोटॉन का वजन कम होता है मतलब उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, तभी समीकरण बैलेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि mn ग्रेटर देन mp इसलिए kn लेस देन kp। मतलब चूंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक है इसलिए न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा से कम होगी, चाहे आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल लो या फिर यहाँ से। तो यही इसका जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है तीसरे का चौथा खंड। एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है और उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये सवाल काफी अच्छा है भी। सवाल है तीसरे का चौथा खंड। सवाल में दिया हुआ है कि एक बैटरी है, अब वो कितने वोल्ट की है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो एक 4 ओम के प्रतिरोध में धारा उत्पन्न करती है और उसी बैटरी को जब 9 ओम के प्रतिरोध में कनेक्ट करते हैं तो दोनों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो यहाँ हम एक फिगर बना के आपको समझा देते हैं कि मान लो ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर है और इस रजिस्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं। ये है 4 ओम का और यहाँ पे एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये चीज इसको हम स्मॉल r से दिखा देते हैं और ये E है ये चीज।
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होना चाहिए। तो आप इस टाइप के सवाल सॉल्व करने आपको आता होगा। ये एक कनेक्शन है। अब यहाँ पे हमें ना तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है, ना ही इस बैटरी का यहाँ पे हमें मालूम है इसका एमएफ। हम मान लेते हैं कि इस बैटरी ने यहाँ पे करंट I1 भेजा है और इसको हम R1 मान लेते हैं। अब E और R तो कॉमन रहेगा पहले परिपथ के लिए। दूसरा परिपथ हम बनाते हैं जिसमें से उसको 9 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। ये इसका इंटरनल रजिस्टर है। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है तो एडजस्ट कर लीजिए। इससे मान लेते हैं कि I2 करंट जा रहा है, ये चीज। अब कहा है दोनों में समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न होती, मतलब इसमें मान लेते हैं ऊष्मा उत्पन्न हुआ H1। सूत्र होगा I1 स्क्वायर R1 इंटू टी, ये सूत्र होगा। अब I की वैल्यू कितनी होगी ये कैसे निकालेंगे, वही काम यहाँ पे करने के लिए और ये समझ लीजिए कि वही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि इसमें कहा दोनों में ऊष्मा समान उत्पन्न होती है। तो हम इसको चलो H1 अभी मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं और इसको ये समान समय में तो हम इसको T1 अभी मान के चलते हैं। इसको I का यहाँ पे सूत्र होगा E बटे R प्लस R, चूंकि ये दोनों R श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ये होगा R प्लस R, इसका हो जाएगा वर्ग। तो ये R1 है यहाँ पे, इसका वर्ग हो जाएगा इंटू R1 इंटू T1, ये होगा एक का H1। सेम इसी प्रकार से हम दूसरे का H2 अगर निकालें, अभी हम यहाँ पे नंबर वगैरह नहीं लिख रहे हैं, केवल ऐसे ही। इसी तरह से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा E बटे R2 प्लस R, इसका वर्ग इंटू R2 इंटू T2, ये हो जाएगा दोनों तारों के लिए। अब चूंकि सवाल में ही दिया हुआ है कि दोनों की ऊष्माएं समान है, ये चीज दिया है, और T1 बराबर है T2 से, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि E बटे R1 प्लस R का वर्ग इंटू R1, ये बराबर हो जाएगा R2 प्लस R, इसका वर्ग इंटू R2, यही होगा। क्योंकि T1 और T2 बराबर हैं तो इसको नहीं लिखना है, या तो H2 बराबर है इसको नहीं लिखना है, मतलब यही दोनों चीज आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये चूंकि दिया हुआ है H1 बराबर H2 और T1 बराबर T2 इन्होंने दिया हुआ है। तो यहां से अब हम इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। E स्क्वायर से E स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये हो गया 1/R1 प्लस R, इसका वर्ग इंटू R1 बराबर 1/R2 प्लस R, इसका वर्ग और इंटू R2। अब यहाँ पे R1 का मान 4 दिया है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R, इसका वर्ग और गुणे 4, R2 प्लस R इसका वर्ग, और R2 का मान इन्होंने 9 दिया। दोनों तरफ का एक साथ वर्गमूल निकाल लो अगर, तो ये होगा R1 प्लस R, 4 का वर्गमूल 2, और ये R2 प्लस R, इसका वर्गमूल, ये सारे गुणे में है 3। तो सॉल्व कर दो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 2 बटे R1 प्लस R बराबर 3 बटे R2 प्लस R। R1 का मान 4 है, चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट, इसकी वैल्यू जो अब आपने एक बार रख दी तो रख दिया, 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 9, ये चीज क्रॉस गुणा करोगे आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। 2 9 18, 2R 12 और ये 3R। तो 18 में से 12 घटाएंगे 6 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी R की वैल्यू आएगी 6 ओम, यानी आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू 6 ओम है। किस तरीके से सॉल्व किया गया है ये पूरा आप देख सकते हो। इस परिपथ के लिए हमने यहाँ पे लिखा और इस परिपथ के लिए यहाँ पे लिखा, क्योंकि सवाल में दिया था दोनों की ऊष्माएं समान है और समान समय तक बहता है,
तो पहले के परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा बराबर दूसरे के परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, और उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये जवाब मिलने वाला है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट है, आवेश Q को R तथा R, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R, जहां कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r दिया है, मतलब ये वाली जो त्रिज्या है ये छोटी वाली यानी स्मॉल r रेडियस का जो गोला बनाओगे उससे बड़ी त्रिज्या की होगी। कहा दोनों संकेंद्रित भी है, मतलब दोनों का एक ही सेंटर है और दोनों पर जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व तो बराबर है, तो उभयनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है, ये सवाल है। सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चित्र थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, एडजस्ट कर लेना। एक बड़ी त्रिज्या है कैपिटल R और एक छोटी त्रिज्या है स्मॉल r, और सवाल में इन्होंने कुल आवेश दिया हुआ है Q और उसी को इन दोनों पे बांटा गया है। तो हम मान लेते हैं कि R त्रिज्या यानी बड़ा गोला के गोले पर आवेश Q यह मान लेते हैं, और छोटी वाली जो त्रिज्या है के गोले पर आवेश मान लेते हैं Q माइनस Q, क्योंकि टोटल आवेश Q था जिसमें से स्मॉल Q हमने बड़े वाले गोले पर दे दिया और छोटे वाले पर Q माइनस Q ये हो गया। अब सवाल में दिया है दोनों गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, यानी दोनों की सिग्मा वैल्यू बराबर है। अब सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बटे एरिया, तो पहले वाले पर जो चार्ज है वो Q1 है और क्षेत्रफल होगा 4πr²। दूसरे वाले पर Q माइनस Q है, इसका क्षेत्रफल होगा 4π स्मॉल r²। 4π कट जाएगा यानी Q बटे r² बराबर होगा Q माइनस Q बटे स्मॉल r²। इसको लिख सकते हैं Q बाई r² बराबर Q बटे r² माइनस Q बटे r²। दोनों के Q को एक तरफ करेंगे तो ये होगा 1 बटे r² धन 1 बटे r² बराबर Q बटे r²। इसको लिख सकते हैं r² प्लस r² बटे r² इंटू r² या और बराबर में Q बाई r²। स्मॉल r² कट जाएगा यानी r² प्लस r² बटे कैपिटल R² बराबर Q, यानी Q की वैल्यू होगी Q और इंटू लिख सकते हैं r² बटे r² प्लस r², ये हो गया। तो दूसरा वाला जो चार्ज है Q माइनस Q, उसको निकालने के लिए हमें Q में से इस वैल्यू को घटाना होगा, और घटाओगे तो मिलेगा ये Q स्मॉल r² बटे r² प्लस r², इतना आएगा। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे कि इसलिए R त्रिज्या के गोले पर आवेश इस पर जो आवेश Q है उसका मान निकला था स्मॉल Q था, इस पे हमने आवेश माना था स्मॉल Q और इस पे माना था Q माइनस Q। तो स्मॉल Q की जो वैल्यू निकली है वो है Q r² बटे r² प्लस r², ये है। और स्मॉल r त्रिज्या के गोले पर आवेश, इसका मान है Q r² बटे r² प्लस r²। अब हमें निकालना है इसके दोनों के केंद्र पर विभव, यानी उभयनिष्ठ केंद्र पर। तो लिखेंगे इसलिए दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ये बराबर होगा R त्रिज्या के कारण
या r त्रिज्या के गोले के कारण केंद्र पर विभव, और प्लस होगा स्मॉल r त्रिज्या के गोले के कारण केंद्र पर विभव। दोनों के कारण सेंटर पे जो विभव होगा उसको टोटल करना होगा, और दोनों ये स्केलर क्वांटिटी हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। तो एक के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर R। तो एक का जो चार्ज है Q R स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और बटे में R होता तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। प्लस में दूसरे के कारण सेंटर पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, उसका चार्ज है R स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 1/R। अब जो कॉमन है उसको ले लो बाहर और आपका जवाब हो जाएगा, या फिर इसको आप जवाब लिख दो। तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतना पार्ट कॉमन है। तो यहाँ R से R कट जाएगा, एक R बचेगा, यहाँ इस R से एक R कट जाएगा, ये बचेगा, और यही इस सवाल का जवाब भी है। तो ये शुरू से हम आपको दिखाते हैं इसका जवाब। ये देख लीजिए, यह सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट, और ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप इसको वीडियो को स्लो करके स्क्रीनशॉट लेके या किसी भी तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। आप देखिए सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इन तरंगों के दो विलक्षणों की व्याख्या करो। तो पीछे के सेटों में इसके जवाब पूरे डिटेल से दिए जा चुके हैं। अगला सवाल है बायो सावर्ट नियम क्या है, इसको भी बताया जा चुका है, लेकिन इसका अगला खंड जो है इसको नहीं सॉल्व किया गया था अभी तक। सवाल है इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और दिशा प्राप्त कीजिए। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एक धारावाही लूप और उसके अक्ष पर निकालना है। तो सेंटर से किसी दूरी पर निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि धारावाही जो लूप है उसकी त्रिज्या है R, और उसके अक्ष पे हम x डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं एक एलिमेंटल लेंथ जिसको हम dl कह देते हैं, और इसमें करंट I दौड़ रहा है, वामावर्ती है यहाँ पे, तो हम इसको उल्टा बना लेते हैं। इस तरीके से इसमें एक करंट दौड़ रहा है, तो इसकी वजह से इसके अक्ष पर हमें निकालना है। हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं और मान लेते हैं कि ये जो एंगल बनाया जा रहा है ये एंगल है थीटा। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चूँकि वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसके लंबवत होता है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो वो या तो नीचे की तरफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा। अब डायरेक्शन कंप्लीट करने के लिए हम इस को ध्यान में रखते हैं कि मान लेते हैं वो नीचे की तरफ है, ये वामावर्त डायरेक्शन में है। ऐसे करके तो हमें दिशा निकालने के लिए क्या करना होता है, हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं, तो इस तरीके से वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जहाँ पे भी हो आपको उस जगह पे जाके, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र या तो बाहर बनेगा या तो नीचे बनेगा। अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इसका एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर होना जरूरी है। हम मान लेते हैं कि ये इसका फिगर है, जिसमें से ये यहाँ से ये इस तरफ, यहाँ से बिल्कुल ये 90 डिग्री पर होगा। तो उस एलिमेंटल लेंथ की वजह से यहाँ पे जो क्षेत्र ये बना है वो है dB। अब हम यहाँ से इसके वियोजन करते हैं। तो वियोजन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब वो कैसे होगा, अब क्योंकि ये पूरी 90 है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, अब ये दोनों 90 हैं तो ये थीटा ही होगा, 90 में से घटाने पर आएगा। तो यहाँ पे इस तरफ इसका जो वेक्टर वियोजन होगा वो होगा dB cos थीटा, और इस तरफ होगा ये dB sin थीटा। तो ऐसे ही अगर इस तरफ हम सेम कंपोनेंट बना लेंगे तो ये कटते हुए चले जाएंगे, मतलब जुड़ेगा अगर कोई तो वो साइन थीटा ही होगा। तो अब इसको लिखना कैसे, हम लिखेंगे कि माना एक धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या R है और उसमें एक विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। उसके केंद्र से x अक्ष की दूरी पर या केंद्र से उसकी अक्ष पर x दूरी पर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
जहां पर लूप के किसी dl लेंथ के कारण से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dv है। उसका सदिश वियोजन करने पर db cos थीटा और db sin थीटा प्राप्त होता है। db cos थीटा जो है वो संपूर्ण लूप के कारण ये निरस्त हो जाएगी वैल्यू, और db sin थीटा ये इसकी उभयनिष्ठ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसी db sin थीटा का समाकलन होगा। अब इस db की जो वैल्यू है वो होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl, और यहाँ पे dl और i के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पे साइन 90 आएगा, मतलब 1 होगा, और बटे में यहाँ पे जहाँ से जहाँ तक निकाल रहे हो उसके बीच की दूरी का वर्ग। तो हम ये मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी होगी, यहाँ पे बीच की दूरी जो होगी वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो ये होगा आर बटे एक्स। सिंपल है ये बिल्कुल। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर हो जाएगा, आई भी बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये एक्स सभी, क्योंकि थीटा अगर फिक्स है तो एक्स भी फिक्स ही है, तो ये सभी बाहर होंगे अगर, तो और ये चीज अंडर रूट में है, लेकिन इसका वर्क करना है तो करड़ी लिखी नहीं जाएगी। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आर बाई एक्स यहाँ पे। तो अब जो जो चीज़ बाहर उसको हम बाहर ले लेते हैं। आई की वैल्यू इसको बाहर कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर इसको भी हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है सारी वैल्यू बाहर होती चली जाएगी। यहाँ पे यही जो चीज़ एक बचा हुआ है, अच्छा यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे रहेगा आर बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रहेगा लंब और कर्ण का अनुपात है। चीज़ें छूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू फिक्स है सबको ले लो बाहर, और लगभग सभी फिक्स हैं। डीएल जो है उसका समाकलन होकर परित बन जाएगा, तो सिंपल आई बाहर हो जाएगा, और नीचे इन दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे 3/2 की घात हो जाएगी, क्योंकि ये 1 और ये 1/2, 1 और 1 जोड़ 1/2 जोड़ के 1.5 होगा, 1.5 माने 3/2, और ये आर और ये डीएल ये पूरी की पूरी वृत्त का परिध बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कट के केवल यहाँ 2 बचेगा, म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, यही इसका जवाब होगा। सिंपल है। अब अगर कुंडली में कई फेरे होंगे तो यहाँ पे आप फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। एक पूरा का पूरा ग्राफ बना के दिया है, जिसमें से 3 चीजों को पूछा है, दहली आवृत्ति, कार्यफलन और प्लांक नेता। यह है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। यहाँ पे आपको ग्राफ समझने आना चाहिए। ये जो बना हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, नंबर क्या लिखा है वो सब छोड़ दो। यहाँ पे हम आपको केवल समझाते हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ बनता है। इस तरफ न्यू है, इस तरफ के है, नीचे कुछ वैल्यू माइनस में है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में आप एक बात ध्यान रखें, जो के मैक्सिमम का सूत्र होता है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये सूत्र होता है। अब ये जो है ये एक्स एम एक्स माइनस सी टाइप की एक रेखा का समीकरण जैसा है, जहाँ हम इस सी को बोलते हैं प्रवणता, और ये चूंकि नेगेटिव में है, मतलब ये लाइन जो होगी, ये लाइन इसको वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में जाके काटेगी। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है एच न्यू नॉट, ये वाली वैल्यू जो लिखी है, और ये एम एक्स ये वाली चीज यहाँ पे देखो, ये है आपका एच न्यू, और ये जो है ये वाई की वैल्यू है, ये है आपका के मैक्सिमम। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है,
यहाँ पे दिया गया है 1, यहाँ दिया गया है 2 और जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे दिया है 3। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे 3 दिया है और उसके आगे गुणा करना रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी गुणे 10⁻14 है और इस तरफ जो भी है उस पर 10⁻19। तो यहाँ पे जो लाइन नीचे मिला है ये है 2 पे, तो ये जो 2 वाली वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे -2 पे ये मिला हुआ है लाइन। तो यही आपका h न्यू नॉट है जिसे हम कार्यफलन कहेंगे। तो इस चित्र के हिसाब से जो आपकी दहली आवृत्ति है वो आप निकाल सकते हो। वो दहली आवृत्ति यहाँ पे मिलेगी जहाँ से उत्सर्जन प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ से बाहर जा रहा है, मतलब न्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁻14। ये पहले का जवाब होगा। और दूसरे में कहा है कार्यफलन, तो ये जो नीचे की वैल्यू है जो जिसे हम प्रवणता कह रहे हैं, तो यहाँ पे कार्यफलन या W कह सकते हो, यानी h न्यू नॉट और उसकी वैल्यू यहाँ पे है 2 × 10⁻19। तो ये कहाँ से मिला आप देख सकते हो, नीचे 2 पे मिला और इस तरफ जो भी लाइन है, जो भी नंबर लिखा है उसके आगे हमें 10⁻19 से गुणा करके उतना जूल हमें लिखना है। अब साथ में कहा प्लांक नियतांक, तीसरी चीज पूछी है। तो W का सूत्र यहाँ पे है h न्यू नॉट होता है। हमें W की वैल्यू मालूम है, न्यू नॉट की वैल्यू मालूम है, तो हम h निकाल लेंगे W/न्यू नॉट। W का मान है 2 × 10⁻19 और न्यू नॉट की वैल्यू है 3 × 10⁻14। 2 में 3 से भाग करेंगे 0.66 जाएगा और 19 और 14 जुट के 33 हो जाएगा। और चाहे तो हम इसको 6.66 या 6.67 करके 10⁻34 जूल सेकंड लिखेंगे, जो कि सवाल का जवाब बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 का 5वां खंड है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए। तो ये भी पीछे के सेट में इसका जवाब दिया गया है। आप वहाँ पे अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक दोनों का परिभाषा देख सकते हो। फिर आगे एक न्यूमेरिकल है, यदि किसी प्रारंभिक कुंडली में धारा का मान दिया हुआ है I = 10 sin 100πt एम्पियर प्रवाहित होने पर उसके समीप द्वितीय कुंडली में अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान 5π वोल्ट है, तो इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को लगाते हैं। सवाल दिया है 4 का 5वां खंड। I की वैल्यू दिया है 10 sin 100πt और अधिकतम विद्युत वाहक बल E की वैल्यू या E नॉट कह सकते हैं, वो है 5π वोल्ट, जो कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो अगर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो इसका सूत्र होता है -m dI/dt अन्योन्य प्रेरण के लिए, जहाँ पे m जो है ये एक प्रेरण गुणांक है, इसका मात्रक हेनरी होगा। तो अगर ये अधिकतम है तो ये भी अधिकतम है, क्योंकि एक कुंडली के लिए m फिक्स होता है, तो ये इसकी अधिकतम वैल्यू ही हमें लिखनी होगी। अब ये कैसे मिलेगा, तो अगर हमें I का मान मालूम है तो हम उसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे I = 10 sin, ये इतना चीज दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, तो लिखेंगे I = 10 sin 100πt का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो मिलेगा dI/dt 10 साइन का अवकलन होता है cos 100πt हो जाएगा और दोबारा अवकलन करेंगे d/dt 100πt का, तो t से t खत्म हो जाएगा और 100π का आएगा 100π, यानी 10 cos 100πt इंटू 100π, गुणा कराएंगे 100 1000πt और ये हो जाएगा cos 100πt। ये हो गया dI/dt। तो मैक्सिमम E नॉट के लिए हमें मैक्सिमम dI/dt का मान निकालना होगा। लिखेंगे dI/dt का मान अधिकतम
होने के लिए 1000 पाई टी नहीं, केवल यहाँ टी है क्योंकि आगे टी है नहीं, 1000 पाई कास, ये देखो यहाँ का हमने टी काट दे, सॉरी टी ये रहेगा, ये नहीं लिखना है, बराबर होगा 0। तो यहाँ से आप देखोगे कास पाई टी, इसकी 100 पाई टी, इसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे ये जो 0 है ये है कास 90 की वैल्यू, यानी 100 पाई टी, ये बराबर होगा यहाँ पे पाई बाई 2 के, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो टी बराबर आएगा 1/200। यहाँ पे आप देखो पाई से पाई खत्म, ये 3 नीचे चला जाएगा, यानी ये वो समय है जब इसका मान आएगा एकदम से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसी का चिन्ह ही देखना होता है, जिसके आधार पर पता चलेगा। तब चूंकि मैक्सिमम की तरफ लेके जा रहा है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पे ये जो करंट की वैल्यू निकाल के हमने रखी है ये इसका मैक्सिमम मान है। तो लिखेंगे इसलिए I0 बराबर है 1000 पाई। अब ये I0 की वैल्यू निकल गई, लिखेंगे इसलिए m बराबर, या फिर इसको लिख सकते हो कि I0 की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें E0 की वैल्यू मिल गई और di/dt की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू भी हमें मिल गई, वो यही है 1000 पाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 पाई बटे 1000 पाई, ये कट जाएगा तो ये आएगा 1/200 हेनरी। ये तो केवल लिख दो या फिर आप हेनरी लिख सकते हो, जो कि इसका जवाब बन जाएगा। ये चीज़ आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, di/dt की जो आगे वैल्यू है यही करंट की वैल्यू है, ये करंट का मान है, करंट में चेंजिंग है, और ये इस E0 की मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ था 5 पाई वोल्ट। दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपको 1/200 हेनरी मिलेगा, जो कि सवाल का जवाब होगा। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही सवाल पर हम रोकते हैं वीडियो को, और आगे का सवाल हम लोग आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में या इस पार्ट में जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आया हो, किसी तरीके की कोई परेशानी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में उस टॉपिक पर जो सेपरेट वीडियो है आप उनको चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।